ओके, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वीक 7 लेक्चर नंबर 2। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो ये की थी कि टू डायमेंशनल पैरिटी चेक कैसे काम करता है। इसमें हमने बात की थी कि रो वाइज और कॉलम वाइज जो है इसमें दो तरह की पैरिटी होती है। अच्छा, और फिर हमने डिफरेंट सिनेरियो चेक किए थे कि एरर के किस तरह पॉसिबल होते हैं। तो अगर एक एरर आ जाए तो फिर हम उसको रो और कॉलम दोनों से पकड़ सकते हैं। तो हमने ये बात की थी अगर एक ही रो में अगर दो एरर आ जाए, जिस तरह यहाँ पर एक ही रो में दो एरर हैं, तो इनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने बात की थी कि इवन पैरिटी जो है वो चेक नहीं होती। इवन पैरिटी के साथ आप जो है वो ऑड नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इवन नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इस चूंकि अब इस रो में दो एरर हैं, तो वो एरर डिटेक्ट नहीं होंगे। तो इस बारे में हमने बात की थी। अच्छा जी, ये हमने बात की थी। फिर अब हमने आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है नेक्स्ट। अभी जो हम बात कर रहे थे प्रीवियसली वो थी लीनियर ब्लॉक कोड्स। अब जो हम बात कर रहे हैं ये है साइक्लिक कोड्स। साइक्लिक कोड्स, अच्छा, साइक्लिक कोड्स जो हैं उसमें क्या खूबी होती है। एक तो ये भी नाम बेशक इसका साइक्लिक है, लेकिन ये लीनियर ब्लॉक कोड्स, ठीक है जी बात। इसमें साइक्लिक कोड बेशक उसका है, लेकिन वो लीनियर ब्लॉक कोड है, लेकिन उनकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के साथ। तो लीनियर कोड कौन से होते हैं, हमने बात की थी कि लीनियर कोड वो होते हैं जिसके अंदर अगर आप दो कोई से भी कोड वर्ड्स को आपस में एक्सक्लूसिव और करें तो जो जवाब आएगा वो भी एक कोड वर्ड होगा। ठीक है जी बात। तो ये हमने बात की थी। अब जो इस साइक्लिक कोड की हम बात कर रहे हैं वो भी लीनियर ब्लॉक कोड है, लेकिन उनमें ये वाली प्रॉपर्टी उनमें भी है कि अगर आप कोई से भी दो कोड को एक्सक्लूसिव और करेंगे तो जो जवाब आएगा वो भी एक और कोड वर्ड ही होगा। लेकिन साइक्लिक में एक और प्रॉपर्टी है। इन अ साइक्लिक कोड, इफ अ कोड वर्ड इज साइक्लिकली शिफ्टेड और रोटेटेड, द रिजल्ट इज अनदर कोड वर्ड। यानी कि अगर आप इसमें रोटेशन भी करेंगे तो तब भी एक नया कोड बनेगा। कैसे? जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 1011 000, ये अगर एक हमारे पास कोड वर्ड है, उसको अगर हम एक लेफ्ट शिफ्ट दें, यानी कि ये जो वन है ये शिफ्ट भी देना, रोटेट करना है, ये जो आगे जब निकलेगा डिस्कार्ड नहीं होगा, बल्कि ये वापस राउंड ऑफ होकर वापस स्टार्ट में यहाँ आ जाएगा। तो ये जीरो इधर जाएगा, ये जीरो इधर, ये जीरो इधर, ये वन इधर, ये वाला वन इधर, और ये जीरो इधर हो जाएगा। तो ये कोड इस तरह बन जाएगा 011 001। ये बेसिकली इसको हमने जब शिफ्ट किया तो ये, और ये एक नया कोड वर्ड बन गया। अच्छा, अब अगर आप देखें कि शिफ्टिंग से भी वो सेम कोड बन रहा है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी आगे चल। जी, तो वो ये कह रहा है कि आपके पास जो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, वी कैन क्रिएट साइक्लिक सीआरसी। जो हमारे पास साइक्लिक कोड होते हैं, ये साइक्लिक कोड ये बहुत सारे होते हैं। इसमें जो सिंपलेस्ट है वो है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक सीआरसी। वी कैन क्रिएट साइक्लिक रिडंडेंसी कोड जो चेक होते हैं टू करेक्ट एरर्स। और थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है इस काम इसको समझने के लिए। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसा है जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बुक है, यानी कि ज़्यादा तफसील में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ जो ड्यू हमें डिटेल्स हैं वो तो चूँकि सीखनी है और समझनी है, इसलिए हम वो इंक्लूड करेंगे इस सेक्शन में। In this section, we simply discuss a subset of cyclic code called CRC, which is used in LAN and WAN. तो ये CRC इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये LAN में भी इस्तेमाल होता है और WAN में भी इस्तेमाल होता है, दोनों में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो हमें चूँकि पता है कि LAN में अक्सर हम जो लेयर 2 में देखे हमने एक ट्रेलर होता है, उस ट्रेलर के अंदर CRC होता है बेसिकली। तो CRC इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये एग्जांपल है एक CRC कोड की। CRC कोड विद C7,4। C7,4 का मतलब ये है कि 7 बिट का आपका कोड वर्ड है और 4 बिट का आपका डाटा वर्ड है। तो ये हमारा डाटा वर्ड है और ये कोड वर्ड है। तो इसमें देखिए, अगर आप हमने 3 बिट जो यहाँ ब्लू में शो किए, ये हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए। अब सवाल पैदा होता है कि ये कैसे ऐड किए, इनके क्या रिलेशन है आपस में, ये 3 बिट्स हमने किस तरह जनरेट की। तो ये अगली स्लाइड में हम इसको देखते हैं कि कैसे जनरेट। जी,
ओके, तो जो सेंडर होता है आपके पास और रिसीवर होता है, वो क्या करता है कि एक आपके पास ये जी एक आपके पास ये डाटा वर्ड है जिसका आपने कोड वर्ड दिया, जैसे यहाँ पे A0 A1 A2 A3, ठीक है जी बात। इन चारों के साथ हम 3 जीरो खुद से ऐड करते हैं, खुद से, ताकि साथ कुछ बन जाए, ठीक है, तो 0 0, और हमेशा 0 0 0 ही ऐड करते हैं। उसके बाद एक नंबर होता है जिसको हम डिवाइजर कहते हैं, D0 D1 D2 D3, ये एक, और ये शेयर्ड होता है, यानी कि रिसीवर और सेंडर दोनों इसको इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों दोनों एक ही डिवाइजर का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या होता है कि जो अभी ये जो ये 3 बिट जीरो साथ लगाने से जो नंबर बन गया उसको हम डिवाइड करते हैं इससे, और जो रिमाइंडर आता है वो जो 3 बिट्स आएंगी रिमाइंडर की, वो हम यहाँ पे ऐड करें, रिमाइंडर वाली 3 बिट्स ऐड करें, तो ये इस तरीके से कोड वर्ड बन जाता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, उससे हम समझेंगे। तो ये जनाब इसकी एग्जांपल है, ठीक है जी। अच्छा, ये मैं आपको ज़रा कैमरे में लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको खुद बाई हैंड सॉल्व करके बताता हूँ, ताकि आपको सही समझ आ जाए, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी। तो हम जो एग्जांपल अभी करने लगे हैं वो ये है कि हमारे पास एक डाटा वर्ड है, 1001, और जो हमारे पास डिवाइजर है वो हमने लिया हुआ है 1011, ये, तो ये हमारे पास डाटा वर्ड है और ये हमारे पास डिवाइजर है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है जी। हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो हमारा डाटा वर्ड है इसके साथ हमने वो 3 जो हैं वो 0 अटैच कर दिए हमने 3, और फिर हमने डिवाइजर के साथ इसको डिवाइड कर दिया 101। अच्छा, अब डिवाइड कैसे करते हैं वो तो हमें आता है कि अब चूंकि ये 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1011। अब इसमें जो अब माइनस करते हैं ये एक्सक्लूसिव और होता है, बेसिकली जहाँ पे सेम होगा वहाँ 0 आएगा और जहाँ पे मुख्तलिफ होगा वहाँ पे 1 आएगा। तो ये चूंकि सेम है 0 आ गया, ये मुख्तलिफ है 1 आ गया, ये 0 आ गया। अच्छा, ये डिस्कार्ड होगा, ये कट गया ना, 1 और 1 कट गया, ये तो खत्म हो गया। अब ये 3 रह गए, तो हम एक यहाँ से 0 ऊपर से उतार देते हैं, अब ये बन गया 0100। अब चूंकि 0 है तो हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 000, यानी कि जब चारों जब मल्टीप्लाई होंगे 0 से तो 000 आएगा। अब अगेन 0 0 सेम है 0 आएगा, 0 आएगा, और ये चूंकि मुख्तलिफ है तो 1 आ जाएगा, और ये खत्म हो गया। अच्छा, फिर हम इसको उतार लेते हैं, नेक्स्ट 0 को उतार लेते हैं ऊपर से, और ये ऐसे उतर गया। अब जो है हमारे पास ये 1 है,
इसको 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और ये 1 0 1 1 ऐसे। ये से डिफरेंट है 1 आएगा, डिफरेंट है 1 आएगा, सेम है 0 आएगा। और चूंकि ये कट जाता है तो फिर ये इसको डिस्कार्ड। अगेन ये वाला 0 हम उतारेंगे ऊपर से नीचे, ये हमने उतार दिया। अब हमारा 0 1 0 0 0 1 1 0 हमारे पास ये है इसी तरह। ठीक है जी बात। तो अब इसको चूंकि यहाँ 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। सेम है 0, डिफरेंट है 1, डिफरेंट है 1, और ये तो खत्म हो। अब अगर आप देखें फर्दर कोई और 0 हमारे पास उतारने के लिए नहीं रहा, तो ये जो हमारे पास बाकी बचा है ये बिट्स बची है हमारे पास, ये 3 1 2 3, इसको हम कहते हैं R0, ये है R1 और ये है R2। तो डाटा वर्ड जो हमारे पास है वो है डाटा वर्ड 1001। तो जो कोड वर्ड बनेगा हमारे पास, कोड वर्ड वो क्या होगा? कोड वर्ड होगा एक तो यही 1001 और उसके साथ ये वाले 3 बिट्स आप साथ अटैच करते हैं 110। तो ये आपका जो है बेसिकली डाटा वर्ड, और ये आपका इसके साथ जो अपने रिमाइंडर जो 3 दिए थे वो। तो इस तरीके से कोड वर्ड बन जाता है। यानी कि अगर आपको कोई डाटा वर्ड दिया जाए तो उसमें अब ये डिवाइजर कहाँ से आया, ये बहुत इंटेलिजेंटली चूज किया जाता है, तो इसलिए ये एक अलग डिबेट है कि कहाँ से आया, लेकिन ये हमारे पास पहले से शेयर्ड होता है। तो हमने अपने डाटा वर्ड के साथ 3 0 अटैच किए और उसको हमने डिवाइड कर दिया इस डिवाइजर से, और जब डिवाइड करते करते एंड पर जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हम अटैच करेंगे, अपेंड करेंगे अपने कोड वर्ड के साथ, और इस तरीके से हमारे कोड वर्ड्स जनरेट होते हैं। तो आई होप कि ये डिवीजन आपको समझ आई होगी। अच्छा आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कोड वर्ड्स जनरेट होते रहते हैं। वो जो टेबल मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं आपको फिर से शो करता हूँ। ये तो ये जो हमारे पास टेबल आया था ये वाला, ये इस तरीके से पूरा टेबल जनरेट हुआ। सही है बात? अच्छा अब ये सेंटर साइड पे ये होगा कि वो 3 0 साथ अटैच किए, उसको जनरेटर में उसको डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया R0 R1 R2 यहाँ पर हमने उसको अटैच कर दिया और वो सेंड कर दिया। रिसीवर साइड पे वो जो 7 की 7 बिट्स हमें रिसीव हुई हैं उन सारों को हम एक चेकर से गुजारते हैं। चेकर क्या करता है? चेकर अगेन डिवाइड करता है, सेम वही प्रोसेस, चेकर अगेन डिवाइड करता है। ठीक है जी बात। और उसके बाद उसमें से 3 बिट का रिमाइंडर प्रोड्यूस होता है, तो जिसको सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है जी बात। यहाँ पे अगर सिंड्रोम आपका तीनों बिट 0 0 0 आ जाए, इसका मतलब ये है कि देयर इज नो एरर वाइल ट्रांसमिशन, और डाटा आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये जो आपकी 1 2 3 4 बिट हैं B0 B1 B2 और B3, ये एक्सेप्ट हो जाएंगी और ये डाटा वर्ड के तौर पे काउंट होंगी A0 A1 A2 और A3। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी 1 है तो फिर डिसीजन लॉजिक कहेगी कि नहीं, जो आपका वाइल ट्रांसमिशन कोई ना कोई मसला हुआ है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से CRC कोडर और इनकोडर वर्क करता है। ठीक है जी बात। अब हम ये तो हमने बात की थी कि डाटा साइड में हुआ रिसीव हुआ। अब देखते हैं कि रिसीवर साइड पे क्या होता है। तो रिसीवर साइड पे जैसे उसको ये आपके पास ये सॉरी वो एक वो मल्टीप्लिकेशन जो हमने अभी की थी, सॉरी डिवीजन जो की थी कि किस तरीके से कोड वर्ड बनता है, तो ये हमारे पास ये डाटा वर्ड आ गया और ये रिमाइंडर साथ अटैच किया तो ये कोड वर्ड बन गया। डाटा वर्ड प्लस रिमाइंडर ये हमारा कोड वर्ड बन। ठीक है। यहाँ जो मल्टीप्लाई है वो बेसिकली एंड है, और जो सब्ट्रैक्ट है वो एक्सक्लूसिव आ रहा है। वो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे सेम होगा वहाँ 0 आएगा, जहाँ मुख्तलिफ होगा वहाँ 1 ये होगा। तो लेट्स से अब आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास जो रिसीवर साइड है, रिसीवर साइड वहां पे अनकरप्टेड डाटा मिल गया, यानी कि जो हमने कोड वर्ड भेजा था वो कोड वर्ड एज इट इज मिल गया, ये यहाँ पे। अब रिसीवर ने क्या करना है, इसी कोड वर्ड को जो रिसीव हुआ है दोबारा से उसी सेम रिमाइंडर के साथ, सॉरी उसी सेम डिवाइजर के साथ डिवाइड करेगा 1011। अगर आप देखें ये वही है, यहाँ पे डिवाइजर 1011, तो सेम डिवाइजर है दोनों तरफ। ठीक है जी बात। तो हमने इसको डिवाइड किया। अब डिवाइड किस तरह कर रहे हैं? डिवाइड वैसे ही कर रहे हैं हम,
ठीक है जी बात। ये ऐसे ऐसे डिवाइड कर रहे हैं कि ये 1 है तो फिर हमने कहा 1 से इसको कर देंगे, तो ये सारे ये 1 0 1 1 आ गया। अब ये डिफरेंट है तो 0, सेम है सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, ये सेम है तो 0, और ये वाला डिस्कार्ड हो गया। फिर ऊपर से हमने इस वाले 1 को उतार लिया। अब चूंकि 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑल 0 हो जाएंगे। डिफरेंट है 1, सेम है 0, डिफरेंट है 1, और ये फिर एक और 1 उतारेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ गया 0 0 0। एंड पे अगर आप देखें जो आपके पास सिंड्रोम है वो 0 हो गया। तीनों बिट जो बची एंड पर वो तीनों की तीनों 0 थी। हम कहेंगे डाटा वर्ड एक्सेप्ट हो गया, और आपका जो ये कोड वर्ड रिसीव हुआ था उसमें से जो ये पहली 4 बिट हैं 1 0 1 1, ये वो आपका डाटा वर्ड एक्सेप्टेड हो गया। इस तरीके से डाटा वर्ड एक्सेप्टेड हो गया। नेक्स्ट में अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल जो डाटा आया, कोड वर्ड जो रिसीव हुआ वो करप्टेड था, उसमें जो ये वाली बिट थी वो गलती से 1 से 0 हो गई, तो अब आप जब डिवीजन करेंगे तो क्या होगा? तो अगर आप देखें आपकी तरफ जो कोड वर्ड रिसीव हुआ वो ये वाला है, उसको आप सेम डिवाइजर से जब डिवाइड उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ऐसे होगा, तो वही 1 से किया, ये आ गया, तो ये डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, और फिर ये से 1 को उतार लिया, फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन करते करते एंड पे अगर आप देखें सिंड्रोम जो है अब क्या आ जाएगा आपकी दफा, सिंड्रोम आपके पास 0 1 1 आ गया। यानी कोई एक भी 1 होता तो हम कहते हैं गलत है। इट मीन्स कि वो बता रहा है कि आपके पास जो डाटा वर्ड जो कोड वर्ड रिसीव हुआ है देयर इज सम एरर इन इट, इसलिए वो डाटा वर्ड को डिस्कार्ड कर देगा, वो इस वाले पार्ट को डाटा वर्ड कंसिडर नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये क्या कहते हैं इसको CRC कोडर और इनकोडर वर्क करते हैं। आगे चलते हैं। एक और तरीका भी है इसी सारे कामों करने का। A better way to understand cyclic code and how they can be analyzed is to represent them as polynomial. A pattern of 0 and 1 can be represented as a polynomial. अच्छा, तो कैसे करते हैं जी ये पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये चीज वो है जो आप लोगों ने देखी भी होगी पिछले उसमें क्रिप्टोग्राफी वाली क्लास जो लोग ले रहे हैं उसमें आपने ये चीजें देखी होगी। तो कैसे वर्क करता है देख लेते हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास एक बिट पैटर्न है 1 0 0 0 0, तो आगे तो इसको अगर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा? ये पहली बिट है ये x ऑफ 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये x ऑफ 1 से, x ऑफ 2 से, तो बेसिकली पॉलिनोमियल बन जाएगा बेसिकली x 6, और जहां जहां 0 है वो उसमें ऐड नहीं होंगे क्योंकि वो जब 0 से मल्टीप्लाई होंगे वो जो कोफिशिएंट उनके हैं वो 0 है, तो वो आपके पॉलिनोमियल में अपीयर नहीं होंगे, और जिन जिन के आपके पास कोफिशिएंट 1 है वो वाली टर्म्स आपके पास अपीयर होंगी। तो x0 वाली टर्म अपीयर होगी, x1 वाली अपीयर होगी, आगे ये सारी अपीयर नहीं होगी, और x6 वाली अपीयर होगी। तो इन शॉर्ट वही चीज बन जाएगी। अगर आप देखें x6 प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म है इस वाले बिट पैटर्न की, जिसमें जो 0 है वो वाली टर्म्स एब्सेंट है और जो 1 है वो वाली टर्म प्रेजेंट है। और स्टार्ट हम कहाँ से लेते हैं? x ऑफ 0 से। अब x ऑफ 0 एनी बेस रेज टू पावर 0 इज 1, तो इसलिए वो यहाँ पे 1 पहली टर्म तो 1 ही आएगी। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 ही आएगा, 0 है तो फिर ये नहीं होगा। अच्छा, दूसरी जो है वो x को रिप्रेजेंट करती है, ये x स्क्वायर को, ये x क्यूब को, ये x4 को, ये x5 को, ये x6 को। तो ये दरमियान में x स्क्वायर, x क्यूब, x4, x5 जो है ये इसमें मौजूद नहीं है, x6 प्रेजेंट है तो इसलिए वो यहाँ पे आ गए। तो बेसिकली इस तरीके से आप किसी भी बिट पैटर्न को पॉलिनोमियल में बदल सकते हैं। अच्छा, अब जो हमने इनकोडिंग और डिकोडिंग की थी बिट पैटर्न की मदद से, वही सारा काम हम रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं इसके साथ, जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल वाला मेथड है। कैसे करेंगे जी, देख लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो ये एग्जांपल है इसकी, डाटा वर्ड जो है हमारे पास वो x³ + 1 है, और जो डिवाइजर है वो x³ + x + 1 ये है। तो इसके साथ देखते हैं किस तरीके से ये काम किया जाता है। मैं वो दोबारा कैमरे की तरफ लेके चलता हूँ, आपको ये बाई हैंड करवाता हूँ।
जी। तो जो डाटा वर्ड है हमारे पास वो है एक्स क्यूब प्लस 1, और जो डिवाइजर है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ये है। अब जब हम इसको जरा देखते हैं कि ये अगर इसको हम दोबारा से कन्वर्ट करें वही बिट पैटर्न में तो क्या बनता है। अगर देखें इसको तो इसमें ये 1 मौजूद है, ये दूसरी टर्म भी मौजूद है इसके अंदर। एक्स स्क्वेयर इसमें नहीं है, वो 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब इसमें है तो ये बनेगा। तो देखें अगर आप इसको मैंने दोबारा कन्वर्ट किया तो पहली टर्म है एक्स भी है, एक्स स्क्वेयर नहीं है तो मैंने 0 कर दिया, एक्स क्यूब है तो वो हो जाएगा। तो ये 1 0 1। और यहाँ से इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 1 है, इसमें एक्स नहीं है, एक्स स्क्वेयर भी नहीं है, एक्स क्यूब है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास डाटा वर्ड है बेसिकली वो 1 0 1 1 0 0 1 है। और ये वाला कौन सा है, ये 1 0 1 1। अब अगर आप देखें ये वही वाला है जो हमने अभी से सॉल्व किया 1 0 ये वाला। ठीक है जी बात, ये वही है, लेकिन अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे हमें पता है कि हम वो 3 0 साथ में लगाते होते हैं खुद से, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी कि ये 3 0 हम साथ में खुद लगाते हैं, ये वाले 3 0 हमने लगाए। यहाँ पर भी हमें वो 3 0 तो लगाने हैं। अच्छा, जब 3 0 नहीं है तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 है। जब 3 0 हम लगाएंगे इसके साथ, अब ये क्या बन जाएगा। ये आपके पास 1 था, 1 मौजूद नहीं है, एक्स मौजूद नहीं है, एक्स स्क्वेयर भी नहीं है, और ये क्या हो गया, ये एक्स क्यूब है। अब बेसिकली एक्स क्यूब मौजूद है, ये x4 है, ये x5 है, और ये x6 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जब 3 0 आप ऐड करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 है, ये x6 प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है जी बात। इसको डिवाइड करना है हमने इससे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। तो ये नहीं कि हम इसको डायरेक्ट इसके साथ कर दें, वो ऐसा नहीं होगा। तो अब जो हमारी डिवीजन परफॉर्म होगी एक्चुअली आफ्टर दिस, हमें पता लग गया कि हमें किसको डिवाइड करना है, वो होगी इसके दरमियान में x6 प्लस एक्स क्यूब। मैंने जानबूझ के थोड़ा फासला लिखा, दरमियान में x4 x5 भी है। और डिवाइड कैसे कर रहे हैं वो हम उससे कर रहे हैं, x3 प्लस x प्लस 1। अच्छा, अब डिवीजन बड़ी आसान है इसमें। वो बताया हमें कि क्यूब और ये 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब, ये हो जाएगा x6 प्लस x4 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है जी बात। ये हमने इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसमें ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा, x4 बचा। अब ये x4 है और ये x क्यूब है, तो क्या करेंगे, प्लस x मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये बन जाएगा x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और एक्स, ये कट जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये रिमाइंडर। तो हमारे पास अब जो डाटा वर्ड था वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस 1 था। तो कोड वर्ड क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, कोड वर्ड क्या होगा, वो ये यहाँ से x6 प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि शिफ्ट हुआ ना 3, प्लस ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो ये हमारा जो है ना बेसिकली कोड वर्ड है। हम देखते हैं कि जरा से अगर हम कन्वर्ट करें दोबारा बिट पैटर्न, तो क्या ये वही है जो हमने लास्ट टाइम देखे थे। तो इसमें अगर आप देखें इसमें 1 नहीं है तो वो 0 हो गया, x है, एक्स स्क्वेयर भी है, तो ये 1 1 0, ये हमारा रिमाइंडर था। तो लास्ट टाइम जो हमने रिमाइंडर निकाला था वो रिमाइंडर भी यही था। अगर आप देखें ये 1 1 0 वो भी यही था। तो हमारे पास जो इसमें ये 3 बिट्स थी जिनको हमने कहा था कि हमारे पास
ये R0 है, ये R1 है और ये R2 है। ठीक है जी बात। अच्छा, इसको जरा कन्वर्ट करते हैं बिट पैटर्न। इसमें इसमें वो 1 नहीं है, 0, x है 1, स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, 4 और 5 नहीं है, 6 है। ये बन गया 1 0 0 ट्रिपल 1 और 0। तो ये तो कोड वर्ड वही वाला है, अगर आप देखें। ठीक है जी बात। तो इस तरीके से दो ऑप्शन है, एक आपके पास ये वाला मेथड है, इस तरीके से डिवीजन परफॉर्म करें और कोड डाटा वर्ड और कोड वर्ड फाइंड कर लें। ठीक है जी बात। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप इस तरीके से उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करें, पॉलिनोमियल के तरीके से करें। दोनों ऑप्शन, दोनों ठीक है, जो आपको सूट करे या जिस फॉर्म में आपको दिया हो या कहा गया हो आप उस तरीके से करें। ठीक है जी बात। दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए। आगे चलते वापस बैक टू द स्लाइड्स जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये डिवीजन इस तरीके से परफॉर्म हुई कि ये हमारा डाटा वर्ड था और ये हमारा डिवाइजर था। हमने डाटा वर्ड को पहले वो 3 0 7 आगे जब शिफ्ट किया तो वो x6 + x³ बन गया। इसलिए यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये गिवन तो x³ + 1 था और हमने इसको क्या किया। ठीक है जी बात। ये वाली अब नहीं होनी चाहिए, ये वाली कंफ्यूजन। अच्छा, आगे चलते हैं। वो आगे फिर आगे सेम वही है, हमने किस तरह डिवाइड किया और कोड वर्ड कैसे बना के वो डाटा वर्ड और रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे डाटा वर्ड वो किसे कह रहा है, इसको नहीं कह रहा बल्कि इसे कह रहा है जिससे उसने डिवाइड किया था। तो ये थोड़ी सी अहम बात है, दो तीन चीजें बहुत इसमें क्रिटिकल है, इनको समझना बहुत जरूरी है, वरना सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका खराब हो जाएगा और कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे और हमारे पास ये कुछ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स हैं जो हमारे पास मौजूद है। इसमें CRC8, CRC10, CRC16 और CRC32 है। ये वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं जो कि हम सॉरी एज ए डिवाइजर यूज करते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट तरह की सिनेरियो में। तो लैन के अंदर जो अक्सर हम CRC कोड यूज करते हैं उसमें डिवाइजर ये होता है, ये 32 बिट का CRC 32 बिट कोड होता है, डिवाइजर 32 बिट होता है। यानी कि जो हम डिवाइजर यहाँ यूज कर रहे हैं ये वाला, ये वहाँ पे ये होता है लैन के अंदर अक्सर लोग यूज करते हैं। अच्छी खासी बड़ी एक डिवीजन परफॉर्म की जाती है। ठीक है जी बात। तो ये 8 बिट और 10 बिट ये भी इस्तेमाल होते हैं, SDLC में इस्तेमाल होता है, ATM ऑल में इस्तेमाल होता है, ATM हेडर में। ये बेसिकली मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो लैन है। SDLC भी हम देखेंगे, ATM वगैरह शायद हम देखें लेकिन पुराने हैं वो टेक्निक्स। SDLC हमारा नेक्स्ट चैप्टर में शायद इंक्लूडेड है। ठीक है जी बात। इस तरीके से ये इसकी एप्लीकेशन है। तो डिवाइजर पहले से नोन होते हैं और ये बड़ा अच्छे तरीके से चूज किया जाता है क्योंकि इस सारी की सारी जो CRC की स्कीम का ताल्लुक है, ये कितने एरर पकड़ सकती है, अच्छे तरीके से पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी, अच्छा एरर कितने डिटेक्ट होंगे, एक होगा दो होगा, उन सब का ताल्लुक और दारोमदार जो है वो इस डिवाइजर की सिलेक्शन पे है। ठीक है जी बात। इस पे एडवांटेजेस ऑफ साइक्लिक कोड्स, we have seen that cyclic code have a very good performance in detecting single bit error. सिंगल बिट एरर अगर आपने निकालना हो तो उसके लिए तो ये बड़ा अच्छा है और ये हमने देखा था। हम उसके लिए अच्छा है, डबल के लिए भी अच्छा है, ऑड नंबर के लिए भी अच्छा है, बर्स्ट ऑफ एरर के लिए भी अच्छा है। सबसे अहम बात यह है कि साइक्लिक कोड जो है ना इनकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन बड़ी अच्छी है। अच्छा, अगर आप देखें तो ये जो ये लेयर 2 का हेडर है उसमें ये CRC कोड होता है, यानी कि ये डिवीजन है। ये सारा काम जो यहाँ ये नजर आ रहा है आपको ब्लॉक में, ये देखिए सेंडर के पास ये चीज इंप्लीमेंटेड होती है और रिसीवर वाली साइड पे ये इंप्लीमेंटेड होता है। अब अगर इसका मतलब ये हुआ कि हर स्विच जो है आपका जो लेयर 2 के हेडर पे काम कर रहा होता है वो ये सारे काम करता है सेंडर के तौर पे और रिसीवर के तौर पे ये सारे काम कर रहा होता है। ये अच्छी खासी एक जिसे कह सकते हैं आप एक एफर्ट है जो उसे करनी पड़ती है ये पता करने के लिए कि पैकेट सही तरह रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, ये लेयर 2 पे है, हर लेयर की अपनी एरर चेकिंग की और करेक्शन की टेक्निक है। तो लेयर 2 में तो ये होता है
अब अगर ये चीज़ आप जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो दो तरीके हैं सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना। मैं आपसे कहूँ एक प्रोग्राम लिखते हैं, आप सी प्लस प्लस में इसका प्रोग्राम लिख देंगे, जावा में लिखते हैं या पाइथन में लिखते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना, तो फिर कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जिसको जब हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो बहुत डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट होती है, तो वो टेक्निक अक्सर काम नहीं करती या वो एफिशिएंट नहीं होती। लेकिन सीआरसी हमारी जो टेक्निक है वो एफिशिएंट है, और उस वो आप अगर हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो इसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन बड़े अच्छे तरीके से की जा सकती है, और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपकी बुक के चैप्टर नंबर जो सॉरी सेक्शन नंबर 10.4 में इस चीज़ पे थोड़ी वजाहत दी गई है, और इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया है कि किस तरीके से आप सीआरसी कोड को हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपके पास जो स्विचेस होते हैं बेसिकली उनमें सीआरसी के लिए हार्डवेयर टेक, अच्छा ये जो सीआरसी है ये सिर्फ ये नहीं क्लियर टू नहीं, बल्कि जो पीसीआई आपकी स्लॉट्स होती है जिसमें डाटा ट्रांसफर होता है रैम और आपके कंप्यूटर के दरमियान में, वहां भी सीआरसी इस्तेमाल होता है। इवन कि जो आपके मल्टी कोर सीपीयू होते हैं, जब एक कोर से दूसरी कोर के अंदर डाटा ट्रांसफर होता है तो वहां भी सीआरसी, जहां भी डाटा ट्रांसफर होता है मोस्ट ऑफ द एरियाज जो हैं ज्यादातर सीआरसी कोड यूज होते हैं। और भी कोड बहुत सारे हैं, लेकिन ये ज्यादा यूज होने वाले कोड है सीआरसी वाले। साइक्लिक कोड की और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मुख्य जगह पर इस्तेमाल होती है कम्युनिकेशन में। अभी हम देखेंगे आगे करके, ये आ गई अदर साइक्लिक कोड। साइक्लिक कोड जो हमने डिस्कस किए हैं वो सिंपल हैं, और द चेक बिट्स एंड सिंड्रोम कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपल अलजेब्रा। हाउएवर मोर पावरफुल पॉलिनोमियल्स भी मौजूद हैं दैट आर बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इन्वॉल्विंग गैलियस फील्ड। ये आपने वो गैलियस फील्ड पढ़ी होंगी, आप मैं देखा था आपके टॉपिक्स आपने पढ़े हैं पिछले दिनों, जीएफ फील्ड जो हैं वो टू रिच और एन वाली, वो आपने पढ़ी होंगी क्रिप्टोग्राफी में। ये वही वाली फील्ड है, उनके ऊपर बेस करके ये तो रीड सोलोमन कोड जो है बेसिकली ये वाले कोड भी इस्तेमाल होते हैं एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए। तो इसका ताल्लुक बेसिकली चूंकि सिक्योरिटी से है, इसलिए सिक्योरिटी में पढ़ाए जाते हैं कोड। वैसे अलग से इंफॉर्मेशन कोडिंग थ्योरी का पूरा टॉपिक है, पूरी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर इसको पढ़ाया जाता है रीड सोलोमन। इस तरह के अगर बहुत सारे कोड हैं, आप लोगों ने पता नहीं मुझे शायद पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो, क्रिप्टोग्राफी में शायद रीड सोलोमन कोड भी आपने शायद पढ़े हैं। कम से कम गैलिस फील्ड तो आपने जरूर पढ़ी होगी, तो गैलिस फील्ड जो है ना जीएफ फील्ड वो तो जरूर पढ़ी होगी। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक है वो है चेकसम। चेकसम क्या है, देखें जो हमारे पास ये है अपना मुख्तलिफ तरह के लेयर्स के ऊपर एरर डिटेक्शन और चेकिंग की जाती है। तो लेयर 2 पे तो मैंने बात की, वो जो हम एक ट्रेलर ऐड करते हैं उस ट्रेलर के अंदर ये सीआरसी की इंफॉर्मेशन होती है, और सीआरसी की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लेयर 2 पे तो सॉरी लेयर 3 और लेयर 4 यानी कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे ज्यादातर जो है वो चेकसम वाली टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ दैट कैन बी अप्लाइड टू, इसका फायदा है कि आप किसी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन द इंटरनेट चेकसम टेक्निक इज मोस्टली यूज्ड एट द नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, यानी कि लेयर 3 और लेयर 4 पे नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे चेकसम आपको नजर आएगा, वहाँ पे सीआरसी नजर नहीं आएंगे कोड। तो आप देखें कि एक जो हमारे पास डाटा जाता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो रास्ते में अच्छी खासी टेक्निक्स उसमें इन्वॉल्व होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि वो प्रोटोकॉल जैसे हमने बात की थी कि यस नो और वो इस तरह का नहीं, कुछ बहुत सारी कंप्यूटेशंस भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा ओवरहेड बहुत ज़्यादा होता है। ये सारा एक्स्ट्रा ओवरहेड है जिसे बियर करना पड़ता है टू मेक श्योर कि डाटा सेफ एंड साउंड पहुंचे। हाउएवर टू मेक आवर डिसीजन फॉर एरर डिटेक्टिंग टेक्निक डिस्कशन जो हम ये कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम लेयर जब 3 पढ़ेंगे और लेयर 4 पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करने की बजाय हम यहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये टॉपिक शुरू किया हुआ है एरर डिटेक्शन और करेक्शन का। तो इसलिए अब हम जो है चेकसम को लेट्स स्टार्ट। चेकसम इज एन एरर डिटेक्टिंग टेक्निक, जो हम बात कर रहे थे कि ये लेयर 3 और लेयर 4 पे इस्तेमाल होती है। देयर आर अदर टेक्निक्स जो कि इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर, लेकिन जो इसमें चेकसम है ये लेयर 2 जो लेयर 3 और लेयर 4 पे इस्तेमाल होता है। सीआरसी जो है वो लेयर 2 पे इस्तेमाल होता है। तो डिस्कशन हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने वो शुरू की हुई है डिस्कशन
अबाउट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, इसलिए हम उसको यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। और जब वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम रेफ़र कर लेंगे कि हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ ली है, तो इसलिए हमें उसको रेफ़र करने में आसानी हो। अच्छा जी, ये टेक्निक है क्या? चेकसम ये है जी, एग्जाम्पल साहब समझाते हैं। अगर आपके पास कोई भी मैसेज है एम बिट्स का, एम बिट का कोई मैसेज आपके पास है, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है, सॉरी मैसेज कोई भी ऑफ एनी लेंथ, उसको आप एम बिट्स के टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो हर एक पीस जो है एम बिट्स के टुकड़ों में उसको आप डिवाइड करते हैं। अच्छा, फिर उन तमाम पीसेस को आप एक जनरेटर में से गुजारते हैं और वो एक फर्दर मजीद एम बिट्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जो जनरेटर आपके पास एम बिट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर आपको येलो में नजर आ रही है, ये कहलाती है चेकसम। ये चेकसम आप अपने उस मैसेज के साथ अपेंड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, कंकेटिनेट कर देते हैं, तो एक आपको मैसेज प्लस चेकसम एक चीज मिल जाती है। तो आप बजाय सिर्फ मैसेज भेजने के, आप मैसेज प्लस चेकसम भेजते हैं। ठीक है जी बात। तो सेंटर साइड जो है मैसेज प्लस चेकसम भेजती है रिसीवर साइड। रिसीवर साइड ऑन द अदर हैंड वो क्या करती है, रिसीवर साइड जो है वो उन तमाम मैसेज प्लस चेकसम वाले बिट्स को लेकर चेकर को दे देती है। चेकर उनको यूज करता है दोबारा से, जिस तरह ये जनरेटर था इसने वो एम बिट्स प्रोड्यूस की थी, तो ये चेकर भी एक एम बिट्स प्रोड्यूस करता है दोबारा यानी कि चेकसम कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अब की बार जब कैलकुलेट किया जाएगा तो वो जो एम बिट्स हैं उनके साथ मिला के किया जाएगा। यहाँ जब चेकसम कैलकुलेट हुआ था तो उसमें सिर्फ इन बिट्स का हुआ था और एक चेकसम क्रिएट हुआ था जो हमने अटैच किया था। अब की बार चेकर जो है वो इन तमाम बिट्स को, यानी कि चेकसम प्लस ये देखें, ये आपका मैसेज भी जा रहा है चेकर को, और ये एम बिट्स यानी कि जो आपकी चेकसम है वो भी जा रही है, इनको मिला के वो नया चेकसम बनाएगा जो कि एम बिट्स का होगा। ये वो उसको चेक करता है कि अगर तो ये जो एम बिट्स अब चेकर ने प्रोड्यूस किए हैं, जो चेकसम प्रोड्यूस किया यहाँ पर रिसीवर ने, अगर ये ऑल जीरोस हैं तो आपका मैसेज वैलिड है, तो वो आपका मैसेज रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी जीरो है, इसका मतलब ये है कि दरमियान में कोई गलती हुई है और जिसकी वजह से ये सारी जो आपका इसका जो चेकर ने चेकसम कैलकुलेट किया है वो जीरो नहीं आया, उसको डिस्कार्ड कर देते। तो ये टेक्निक है इसकी, चेकसम इस तरीके से काम करता है। अच्छा, आइडिया क्या है इसका? बेसिकली आइडिया हम एग्जांपल से समझते हैं। आइडिया सिंपल ये है कि यहाँ पे टेक्स्ट मैंने ऐड किया था उधर ही नहीं जाना। अच्छा जी, आइडिया ये होता है इसमें कि आपके पास कुछ नंबर हैं जो आपने सेंड करने हैं, तो आप उन नंबर्स को ऐड कर लें तो एक सम बन जाएगा। अब आप नंबर को और उसके सम को भेज दें, जो रिसीवर साइड है वो उन नंबर्स को दोबारा ऐड कर ले, ठीक है जी बात, और दोबारा से सम कैलकुलेट कर ले, और फिर जो सम आपने भेजा था और जो सम उसने कैलकुलेट कर आपस में कंपेयर कर ले, तो उसको पता चल जाएगा कि रास्ते में कोई एरर हुई कि नहीं हुई। क्योंकि अगर कोई रास्ते में नंबर कोई एक नंबर भी चेंज होगा तो सम वो वाला नहीं आएगा जो कि आना चाहिए था। इस तरीके से चेकसम वाली टेक्निक के साथ वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल ये 10.11, सपोज द मैसेज इज अ लिस्ट ऑफ 5 4-bit नंबर्स। 5 4 बिट्स नंबर है, जैसे यहाँ पे अपने आ रहे हैं 7 11 12 0 और 6, ये सब के सब क्या है 4 बिट नंबर हैं जो कि वो सेंड कर रहा है। इन एडिशन टू सेंडिंग दीज नंबर्स वी सेंड द सम ऑफ द नंबर एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सब नंबर सेंड करने हैं, इन सारों को जमा कर लें, 7 + 11 + 12 + 6, तो जवाब आएगा 36। तो हम बजाय 7 11 12 0 भेजने के साथ में 36 भी भेजेंगे, तो फिर 36 इज द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर, और 36 क्या होगा जनाब, इनका ओरिजिनल नंबर का सम। तो हमने बेसिकली क्या किया, नंबर्स और सम साथ भेज दिया। द रिसीवर ऐड द 5 नंबर अगेन एंड कंपेयर द रिजल्ट विद द सम। तो जब रिसीवर को ये नंबर मिलेंगे तो वो दोबारा से 7 11 12 और 0 6 का सम निकालेगा, तो उसको 36 मिलेगा। तो वो कंपेयर करेगा, तो जो चेक सम उसने भेजा और जो इसने कैलकुलेट किया वो दोनों चूंकि सेम थे, तो कहेगा इफ द टू आर द सेम द रिसीवर अज्यूम नो एरर एक्सेप्ट द 5 नंबर एंड डिस्कार्ड द सम, अदरवाइज देयर इज एन एरर। तो अगर रास्ते में देखें ना आप ये भेज रहे हैं डेटा 7 11 12 0 6 36, रास्ते में कोई एक बिट की एरर भी होती है,
तो ये 7 7 नहीं रहेगा, या फिर 11 बदल जाएगा, कोई एक नंबर जरूर तो बदल जाएगा। अगर इनमें से कोई एक नंबर भी बदल गया तो क्या होगा, है जी, ये एक नंबर बदल गया तो सम 36 नहीं आएगा, कम से कम ये कन्फर्म है। तो जब सम 36 नहीं आएगा तो इसका मतलब है कोई एरर हुई है, तो वो इन तमाम नंबर्स को डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है जी बात, ये इसकी बेसिक टेक्निक। लेकिन एक प्रॉब्लम है पिछले एग्जाम्पल में, अगर आप गौर से देखें कि यहाँ जितने भी नंबर हैं ये 4 4 बिट के नंबर हैं, यानी कि 7 का 4 बिट कोड क्या होगा, 0 1 1 1, ये इसका 4 बिट कोड है। 11 का क्या होगा, 1 0 1 1, ये 11 कोड है। 12 का क्या होगा, 1 1 0 0, 8 और 4 12। 0 का कोड क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, 0 0 0 0, 4 बिट कोड। 6 का होगा 0 1 1 0, ये 6 का कोड है 4 बिट का। इन सबको ऐड किया, जब इनको ऐड किया तो एक नंबर आ गया 36। अच्छा 36 का कोड क्या है, 36 का कोड ये बनेगा कुछ इस तरीके से जो आपको नजर आएगा। 36 का कोड बेसिकली ये है। तो 36 का कोड ये बनेगा 100 100, ये बनेगा 36। अब अगर आप इसको देखें तो ये तो 4 बिट का नहीं है, तो बेसिकली क्या करेंगे इसको, हम फिर इसको 4 बिट का कोड बनाएंगे। तो असल हमारे पास जो नंबर आया है वो ये आया है 100 100। ठीक है, हम इसके टुकड़े करेंगे ना, 4 बिट ये वाली अलग कर लेंगे और ये वाली अलग कर लेंगे। इसमें हम इसके इस तरफ 2 0 खुद से लगा देंगे, तो अब ये 4 बिट अलग हो गई और ये 4 बिट अलग हो गई, तो 2 हिस्से बन गए। इनको फिर आपस में ऐड कर देंगे, यानी इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 0 0 1 0, ये इसमें ऐड कर देते हैं हम। ये समझा रही बात कैसे किया मैंने, कि जो ये नंबर था उसके हमने 4 4 के टुकड़े किए, और जो ये वाला था इसमें जो कि 2 थे तो पीछे उसके 2 0 ऐड कर दिए, और इनको भी आपस में ऐड कर रहे हैं। ये क्या बन जाएगा, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0। ये जो नंबर बना है बाइनरी में, ये इज इक्वल टू क्या है जी, ये 6 है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो चेकसम है बेसिकली वो 36 नहीं है, 36 नहीं है, क्योंकि 36 की वजह से क्या नुकसान हो रहा है कि उसका जो कोड है वो हमारा 4 बिट से ज़्यादा हो रहा है। हमारे जो बाकी नंबर हैं, वो जो हमने कहा था ना कि हम साइज सेम रखेंगे, एम बिट्स रखेंगे, तो एम हमने वहाँ पे 4 रखा हो, ये हर नंबर 4 बिट का है, तो जो चेकसम है वो भी 4 बिट का होना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे 36 बन गया था, वो जो 6 बिट्स बन गई, तो हमने क्या किया, उसको फिर हमने इस तरीके से तोड़ा, उसके 2 हिस्से किए, 4 को अलग किया, 2 को अलग किया, और फिर उसके बाद हमने उसको आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, और जो अपना नंबर आया 6, हमने कहा कि ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा क्या कहते हैं इसको, चेकसम है। अच्छा, ये जो 6 निकला ना, ये कैसे निकला, ये 6 निकला है बाय टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 36। 36 का अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट है तो ये आता है। क्या मतलब है इस बात का, वंस कॉम्प्लीमेंट, देखिए नंबर आया था 36, और जो कोड हम ले रहे हैं वो 4 बिट का, 4 बिट का नंबर होना चाहिए। 4 बिट में मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है कि चारों बिट 1 हो जाए, ये 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 क्या नंबर बनता है, दिस इज इक्वल टू 15, ये 15 है एक्चुअली, यानी कि 15 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता आपका चेकसम। तो जो भी आपका वो जो सम आता है, उस सम को आप डिवाइड कर दें 15 पे। असल में वन कम्प्लीमेंट ऐसे निकालते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा
30 और ये 6, तो जो रिमाइंडर आएगा दिस इज एक्चुअली द चेकसम। ये इस तरह निकला है, किया हमने ऐसे है, लेकिन इस सारी चीज के पीछे जो हुआ है बेसिकली काम वो ये हो रहा था कि हमने उसका वंस कंप्लीट, तो अगर बजाय इस काम के अगर मैं ये वाला काम ना करूं और मैं ये कर लेता तब भी ठीक था। तो असल में हो ये रहा है कि जो भी आपका सम बनेगा उस सम का वंस कंप्लीमेंट भी लेंगे। वंस कंप्लीमेंट लेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि वो नंबर इस रेंज में आ जाएगा, इस रेंज में जिस रेंज में उसको होना चाहिए। अभी देखें इस वक्त वो रेंज में नहीं है, 36 रेंज से बहुत बाहर है, 15 से बढ़ाने में चाहिए था आपका चेकसम। उसको रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, उसका वंस कंप्लीमेंट ले लेंगे। ये इसकी टेक्निक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई। अच्छा, मैं अब आपको ये सारी ड्राइंग क्लियर करके अब आगे लेके चलते हैं। तो ये जी वो बता रहा है कि इस तरीके से हमने वो दो अलग कर ली थी, ये इसकी दो, ये दो बिट अलग कर ली और चार अलग कर ली, 6 बन गया 10 में। तो ये है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 36 वी कैन सेंड 6 एज अ सम। अब आप 7 11 12 0 6 6 भेजेंगे, ये भेजेंगे। द रिसीवर कैन ऐड द फर्स्ट 5 नंबर in one's complement arithmetic and the result is 6, the numbers are accepted, otherwise rejected। देखिए यहाँ पे उसने जिक्र किया है वंस कॉम्प्लीमेंट, कि वो दोबारा इनको जमा करेगा और वंस कॉम्प्लीमेंट लेगा। अगर जवाब 6 आता है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर 6 नहीं आता तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट जो उसने जिक्र किया उसकी वजह ये थी कि वंस कॉम्प्लीमेंट हो रहा होता है बेसिकली, उस सारी बात के पीछे ये बात थी। So let us use the idea of checksum in example 10.12 जो भी हमने देखा। The sender add all 5 number in one's complement to get the sum 6. The sender then complements the result to get the number checksum is equal to 9, which is 15 minus 6. Note that 6 का जो कोड है वो ये है और जो 9 का कोड है वो ये है। They are complement of each other. The sender sends the 5 data numbers and the checksum. If there is no corruption in transmission, the receiver receives this and add them in one's complement 15। वो क्या कहना चाहता है, देखें वो ये कहता है कि हम एक तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। मैं जरा वो दोबारा से पेन ले लूँ, जी पेन ले लूँ। तो कहता है एक तो ये कि 5 नंबर इन वंस कॉम्प्लीमेंट टू गेट, हमें सम 6 मिल गया था, जैसे अभी हमने देखा था कि 6 कैसे मिलता है। द सेंडर देन कॉम्प्लीमेंट्स द रिजल्ट टू गेट द नंबर, फिर वो 6 का दोबारा से फिर कॉम्प्लीमेंट लेता है, वंस 6 का दोबारा से फिर दोबारा वो कॉम्प्लीमेंट लेता है। तो कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या होता है कि आप उसको 15 में से माइनस कर दें नंबर को। तो 15 में से अगर आप 6 को माइनस करें तो जवाब आता है 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 जो है वो 6 का वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी बात। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि चेकसम फिर आपके पास क्या हुआ, वो 9 हुआ, ये 15 माइनस 6 9 हुआ। ठीक है, अगर आप 6 का कोड देखें तो वो क्या होता है 0 1 1 0। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, इसको उल्टा लें, जहाँ पे 0 है वहाँ 1 कर दें, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर दें। तो अगर आप देखें ये कोड है 6 का, ऐसी है ना, और ये कोड है 9 का। तो 9 कॉम्प्लीमेंट असल में इसलिए ले लेते हैं आसान से कि तमाम बिट्स को जस्ट उल्टाना होता है। अच्छा, इस चेकसम को इस तरीके से निकालने का एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है, वो यहाँ पे एंड पे लिखा हुआ है, मैं वो करता हूँ। तो दे आर कम्प्लीमेंट, तो जो सेंडर है वो बजाय इसके कि 7 11 6 0 6 6 भेजे, वो 6 9 भेजता है। इफ देयर इज नो करप्शन इन द ट्रांसमिशन, द रिसीवर रिसीव्स दिस एंड ऐड देम इन वंस कॉम्प्लीमेंट टू गेट 15। कैसे करता है जी, ऐसे करता है, मैं आपको बताता हूँ। इनको जमा कर लें जरा आप, 7 + 11 + 12 + 6 क्या बनेगा, 7 + 11 18, 18 + 12 कितना बन गया 30, 30 + 6 36, और 36 + 9 कितना बनता है जी 45 बनता है। क्या बनता है जी 45 बनता है। तो ये नंबर आता है 45। अब 45 को अगेन अगर आप डिवाइड करें 15 पे, वो जो हमने जो तरीका देखा था उसको रेंज में लाने के लिए, तो ये बनता है 45, ये बनता है। जवाब क्या आएगा 0।
तो रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर आपका यानी कि सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं बेसिकली, तो रिसीवर साइड ने क्या करना है, उन तमाम नंबर्स को डिवाइड करना है। और उसका ये हमने इसको हमने कहा था कि ये वंस कम्प्लीमेंट होता है बेसिकली, जो ये टेक्निक इसको भी वंस कम्प्लीमेंट कहते हैं, 15 में से उसको डिवाइड कर देने को। तो बेसिकली क्या वो क्या कर रहा है, ऐड देम इन वंस कॉम्प्लीमेंट टू गेट 15। तो यानी कि ये उसको लेता है और जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। अगर जवाब 0 आया तो इसका मतलब है कि डाटा सही आपका रिसीव हुआ, और अगर आपका जवाब 0 ना आया तो इसमें डाटा आपका सही रिसीव ना हुआ। अब अगर देखें ना, यहाँ पे अगर हम 9 की बजाय 6 भेज दें, यहाँ पर 6 भेज दें, तो ये क्या ऐड होगा, ये 36 + 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये 42 बनेगा, ऐसे 42 बनेगा। और जब आप इसको 15 पे तकसीम करेंगे तो अब की दफ़ा जो नंबर आपका आएगा वो क्या आएगा, ये यहाँ पर वो आप कहेंगे सॉरी 2 यहाँ पर 30 आ जाएगा और आंसर में आएगा 12। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 12 आ गया। तो बेसिकली फिर ये 12 से आप कोई रिजल्ट ही निकाल सकते कि डाटा सही है या गलत है क्या है। तो ये 0 वाली टेक्निक ज़्यादा बेहतर है। इसलिए वो कहता है कि बजाय इसके कि हम वो जो पहले 15 से डिवाइड करके रेंज में लाते हैं, तो जो नंबर आता है हमारे पास जो 6 था, बजाय 6 भेजने के 6 का भी वंस कम्प्लीमेंट कर लें, उसको 15 में से फिर माइनस कर लें, और जो नंबर आए 9 उस 9 को भेजें। उसका फायदा ये होगा कि 9 को भेजने का कि अब आप उसको ऐड करेंगे और फिर जब आप उसको रेंज में लाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और इस 0 से आपको पता चल जाएगा यहाँ बेसिकली वो क्या रहा है कि ओवरऑल एरर नहीं हो रहा। ठीक है जी बात। तो ये टेक्निक चेकसम में इस्तेमाल की जाती है। ये एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है। तो सेंटर के पास बेसिकली जो नंबर थे भेजने के लिए वो ये थे 7 11 12 0 6। इनिशियली चेकसम जो था वो 0 था, फिर उसने क्या किया, इनको जमा किया और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, वो 6 बन गया। उसने दोबारा फिर वंस कॉम्प्लीमेंट लिया 6 का, एक्चुअल जो चेकसम बना वो 9 बना। तो अब वो जो नंबर भेज रहा है वो ये भेज रहा है 7 11 12 0 6 9, ये पैकेट भेज रहा है। रिसीवर साइड से अब जो नंबर आए हैं वो है 7 11 12 0 6 और ये 9 आ। ठीक है, ये बात रिसीव्ड सेक्शन ये है। इनको जब जमा किया तो जो आप जो भी आया उसका 15 के साथ उसने वंस कम्प्लीमेंट दिया, तो आपका कैलकुलेटेड सेक्शन जो आ गया वो 0 आ गया, जैसे हमने देखा था 0 आ गया। और ये 0 क्या बता रहा है कि आपका डाटा सही रिसीव हो गया। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ये इसने सारा प्रोसीजर बता दिया कि सेंडर क्या कर रहा है और रिसीवर क्या कर रहा है चेकसम के हवाले से। द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू 16 बिट वर्ड, यानी कि वहाँ 4 बिट थे, तो असल में वो 16 बिट के टुकड़े करते। द वैल्यू ऑफ द चेकसम वर्ड इज इनिशियली 0, वो बताए हमें कि इनिशियली हम उसको 0 रखते हैं। ऑल वर्ड इंक्लूडिंग द चेकसम आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन, तो हम उनको ऐड करते हैं, भी हमें पता है। ऐड करने के बाद द सम इज कम्प्लीमेंटेड एंड बिकम द चेकसम, तो जो एंड पे जो सम बना था, ये जो 6 था, इसको फिर हम कम्प्लीमेंट करते हैं और अब जो आपको मिला वो चेकसम। तो ये बेसिकली सारी बात है। द चेकसम इज सेंट विद द डाटा। द अब रिसीवर क्या करता है, the message and the checksum is received. The message is divided into 16-bit word again. All words are added using one's complement addition. The sum is complemented again and becomes new checksum. If the value of the checksum is 0, the message is accepted. Otherwise, it is rejected. तो ये हमारे पास बेसिकली पूरा एक मैकेनिज्म लिखा हुआ है, किस तरीके एल्गोरिथम लिखा हुआ है, बेसिकली एल्गोरिथम लिखा हुआ है किस तरीके से आपका चेकसम की टेक्निक काम करती है। ये इसका एल्गोरिथम उसने फ्लो चार्ट की शक्ल में यहाँ भी दिखा दिया कि सम 0 होगा, अगर और वर्ड्स हैं तो ठीक है चलता रहेगा, यस मोर वर्ड्स, अगर उसके पास अभी डाटा के नंबर्स हैं तो क्या करें, सम इज इक्वल टू सम प्लस नेक्स्ट वर्ड, ये सम करते जा रही है कि तमाम नंबर्स को सम कर रहा है। जब तमाम नंबर खत्म हो जाएंगे तो फिर करेगा उसके यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी बात। और लेफ्ट सम इज 0, लेफ्ट सम यहाँ पे उसने बताया कि लेफ्ट सम क्या होता है, राइट सम क्या होता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो असल में ये इस तरीके से इसका पूरा एक एल्गोरिज्म है जो कि चेकसम का है। ये यहाँ जो लिखा हुआ है इसी चीज़ को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसको आप समझ लें इसके मुताबिक। ठीक है जी बात। तो ये सम आया था तो सम को फिर कम्प्लीमेंट किया तो चेकसम आ गया, और ये चेकसम जो है वो भेज देता है। अच्छा, अदर अप्रोच as mentioned before, there is one major problem with the traditional checksum calculated. It's two 16-bit
items are transposed in transformation, the checksum cannot catch this error. ये बड़ी अहम बात है. The reason is that the traditional checksum is not weighted. It treats each data item equally. In other words, the order of the data is immaterial to the calculation. Several approaches have been used to prevent this problem. We mentioned two of them, Fletcher और Elder. क्या कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ. लेट्स से कि जो नंबर 11 है ना, ये 12 हो जाता है और ये 12 जो है वो 11 हो जाता है. मतलब मिस्टेक हो गई ना, रास्ते में डाटा आप सेंड कर रहे थे और रास्ते में डाटा, सॉरी मैं इसको यहाँ तो इस तरफ गलती नहीं हुई आपकी, जो एरर हुआ है वो इस तरफ हुआ है. तो ये जो आपका जब पहुंचा तो ये 11 नहीं पहुंचा बल्कि 12, एक नंबर बढ़ गया. और ये 11, ये 12 जो था वो 12 नहीं पहुंचा, 11 पहुंचा. अब अगर आप देखें ओवरऑल सम तो सेम रहेगा और ये कहेगा हाँ कोई गलती नहीं हुई और यस कर देगा सब कुछ, क्योंकि जब सम निकालेगा वो 6 या वो 15 आएगा. जब उसका वो चेक सम लेगा उसके साथ वंस कॉम्प्लीमेंट लेगा तो जवाब क्या आएगा उसका जवाब तो वही आएगा. तो यानी सम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना कि एक, अच्छा इस तरह अगर दो, एक नंबर में 2 का इजाफा हो जाए और एक में 2 की कमी हो जाए, ऐसी कोई मिस्टेक हो जाए, तो इस तरह की जो आपके पास मिस्टेक्स हैं वो ये डिटेक्ट नहीं कर पाती टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसने सम पे फोकस किया हुआ है और वो तमाम नंबर्स को सेम, हर नंबर को इक्वल रखता है. इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ऊपर नीचे ना हो जाए, ये नंबर 11 है ये 12 है, तो अगर ये ऑर्डर चेंज हो जाए तो क्या होगा. तो इसमें हर एक का वेट सेम रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी. तो वेटेड अब बेसिकली जो चेकसम है ना वो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर. तो यहाँ वो ये कह रहा है कि सेवरल अप्रोचेस हैव बीन यूज्ड टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम. दो फ्रैक्चर के, और ये क्या करते हैं, ये वेटेड वाला यूज करते हैं. तो द रीजन इज दैट द ट्रेडिशनल चेकसम इज नॉट वेटेड. वो इट ट्रीट्स ईच डाटा आइटम इक्वली. तो क्या मतलब है इस बात का, order of data item is immaterial to the calculation. यानी कि किस ऑर्डर में नंबर्स को आप जमा कर रहे हैं वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन अगर आप वेट दे दें हर चीज को तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा फिर. ठीक है ये बात. तो फ्लेचर और एडलर ने ये दो टेक्निक्स बनाई थी, दोनों को देखते हैं. तो फ्लेचर की 8 बिट फ्लेचर चेकसम की टेक्निक क्या है, वो ये है. सबसे पहले इसमें एक लेफ्ट 8 बिट चेकसम है और एक राइट 8 बिट चेकसम है. ठीक है जी बात. और एक DI है, नेक्स्ट 8 बिट डाटा आइटम. D जो है डाटा आइटम है, L जो है वो लेफ्ट 8 बिट चेकसम है और R जो है वो राइट 8 बिट चेकसम है. शुरू में दोनों लेफ्ट और राइट दोनों जीरो होंगे. डाटा आइटम आएंगे, आप क्या कर रहे हैं, R में भी डाटा आइटम को ऐड कर रहे हैं, उसका मॉड ले रहे हैं 256 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 8 बिट है ना, वहाँ पे 4 बिट थी, तो 4 बिट में मैक्सिमम नंबर जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, 15 बन सकता है. तो वहाँ पे मॉड 15 से लेंगे. और यहाँ जो है वो आपके पास बिट्स कितनी हैं, 8 बिट्स हैं. 8 बिट में जो मैक्सिमम नंबर बन सकता है वो क्या बन सकता है, 256. यानी कि अगर आपके पास इस तरह 8 बिट्स हों, ठीक है जी बात, ऐसे अगर आपके पास 8 बिट्स हों और ये सारे 1 हो जाएं, 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये जो नंबर बनता है दिस इज एक्चुअली 255. ठीक है जी बात. तो ये तो 8 बिट है तो 2 raised to power 8 इज इक्वल्स टू 256. तो इसलिए उसने 256 जो है ना यहाँ पर वो ले लिया आपके पास. ठीक है. ओके अच्छा जी. तो हो ये रहा है कि इसमें वो R प्लस DI कर रहा है. डाटा आइटम के अंदर वो अभी आ चुकी, शुरू में 0 था तो वो 0 के साथ ही होगा. अच्छा तो 0 ऐड हो जाएगा, उसके बाद जितने भी वो नंबर थे वो सारे नंबर ऐड होते रहेंगे और 256 के साथ उसका मॉड भी होता रहेगा. यहाँ से R कैलकुलेट हो रहा है और इस तरफ L प्लस R का मॉड जो है ना 256 हो रहा है. तो एक L अलग से कैलकुलेट हो रहा है, R अलग से कैलकुलेट हो रहा है. ये दो स्टेप्स हैं.
ये होके उसके बाद इस तरह अगर और डाटा नहीं है तो फिर वो आगे चलेगा और अब चेकसम कैलकुलेट करेगा L मल्टीप्लाई बाय 256 प्लस R। तो इस तरीके से असल में चेकसम कैलकुलेट है L प्लस R, ये है असल में। तो ये जो L है आपके पास वो लेफ्ट हैंड साइड की 8 बिट्स हैं और जो ये R है जो ये राइट 8 बिट्स हैं। तो जो बेसिकली उसको 256 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि ताकि वो नंबर जो है वो शिफ्ट हो जाए इस तरफ, 8 बिट इस तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है जी बात। 8 बिट शिफ्ट करने, जब किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली शिफ्ट लेफ्ट होता है और 256 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप उसको 8 बिट की शिफ्ट दे रहे हैं। तो यानी कि ये नंबर जो है वो इस तरीके से बन जाएगा आपका। मैं बताता हूँ, जो ये नंबर है जो L होगा, फॉर एग्जांपल L इज इक्वल टू जो है ना वो कोई नंबर इस तरीके से आया 0 1 1 0 0 0 1, ठीक है, ये 8 बिट का नंबर होगा। ठीक है ये बात। तो ये इसको मैं याद रखूंगा। अब अगर इसको आप शिफ्ट करते हैं, इसको 256 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, जवाब ये आएगा। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 256 के साथ तो जवाब क्या आएगा, ये जवाब आएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये इसका आंसर जो है वो ये आएगा जो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। इसका आंसर आएगा वही 0 1 1 0 0 0 1 0 और इस तरफ क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 0। ये जवाब आएगा जी इसका मल्टीप्लाई होने के बाद। अब हो क्या रहा है कि आपके पास एक्चुअली जो L था ना वो इस तरफ पहुंच चुका है, ये इस तरफ देखें अगर आप, उस केस में सारी जीरो है ना वो। तो जब आप उसमें R को ऐड करेंगे तो R फॉर एग्जांपल यहाँ से जो R कैलकुलेट हुआ, लेट्स से वो R जो था आपके पास वो R ये था, R था आपके पास 0 0 0 1 1 1 0 और ये 0। जब आप इसमें ऐड करेंगे इसको, अब देखें ना ये 250 से मल्टीप्लाई जो ये नंबर आया इसमें जब आप ऐड करेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड कैसे होगा, ऐड ऐसे होगा 0 0 0 1 1 1 0 0। तो अब ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा जब इसको आप ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 0 0 1 1 1 0 0 0 और आगे क्या है 0 1 0 0 0 1 1 0। तो अगर आप देखें इसमें मैं ये लाइन को नीचे लेके आता हूँ तो ये वही नहीं है जो आपके पास L है और ये वही नहीं है जो आपके पास R है। तो बेसिकली इन फैक्ट इस सारी चीज को जो आप भी कर रहे हैं कि L मल्टीप्लाई टू जाए, चेकसम जो आप निकाल रहे हैं 16 बिट का, उससे हो क्या रहा है कि ये L इधर आ जाएगा और R इधर आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो ये आप वो चीज जब आप टेक्निकली करते हैं तो आपको किसी और तरीके से लगती है। ठीक है जी बात। तो ये आपने इस तरीके से फ्लेचर ने उसका ये 16 बिट का सम कैलकुलेट किया। अच्छा, अब नेक्स्ट ये एडलर का है। एडलर ने क्या किया, बजाय वो चूंकि 32 बिट का चेकसम निकालता है तो उसका जो लेफ्ट साइड है वो 16 बिट की और राइट साइड में 16 बिट की। अगर आप ये देखेंगे 16 बिट 16 बिट, तो उसने आर कैलकुलेट वैसे ही किया। मॉड जो है वो अब आप अगर आप ये देखें 2 रेज टू पावर अगर आप 16 करें तो वो क्या होता है 65,536 होता है। लेकिन उसने एक प्राइम नंबर लिया 65,536 के करीब तरीन प्राइम नंबर जो उसने लिया ना, देखें ये नंबर कहाँ से आया है। मैं इस नंबर ये मॉड लिया ना, पहले उसने मॉड लिया था 256 से, लेकिन अब 256 से नहीं लिया, उसने एक प्राइम नंबर से लिया। तो अब चूंकि आपके पास जो ये जो हिस्सा है इसका ये 16 बिट का है, तो 2 रेज टू पावर 16 जो है वो नंबर क्या होता है, वो होता है नंबर 65,000 सॉरी ये 16 नहीं है, ये 32 है, 32 है, 2 रेज टू पावर 32 है। 6 6 हाँ जी सॉरी, ये 2 पावर 16 है। ठीक है, 2 टू पावर 16 है क्योंकि और एक हिस्सा 16 इज इक्वल्स टू ये आता है 65,536 ये आता है।
अब इसके करीब तरीन जो प्राइम नंबर है ना वो ये है 65,521, ये इसके करीब तरीन प्राइम नंबर है। तो उसने इस प्राइम नंबर को ले लिया, और आप जो कहेंगे क्रिप्टोग्राफी जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है कि प्राइम नंबर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो इसलिए उसने प्राइम नंबर से इसका मॉड लिया, ये प्राइम नंबर से, इस प्राइम नंबर से, बस ये फर्क है उसमें और इसमें, और ये आर और एल के साइज का फर्क है। और यहाँ पे उसने उसको मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 बिट पूरी जो बनती है वो 65,536 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 65,536 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि आप बेसिकली उस नंबर को 16 बिट का शिफ्ट दे रहे हैं इस तरफ, ये तो वो जो एल है आपके पास वो इस हिस्से में पहुंच जाएगा, और फिर आप उसमें आर को जब जमा करेंगे तो आर इस तरफ आ जाएगा, ओवरऑल वो पूरा एक नंबर बन जाएगा जो कि 32 बिट का आपका चेक। ठीक है ये बात, तो ये आपके पास फ्लेचर और एडर जो है इनके एल्गोरिथम। तो हमने चेकसम देखा कि चेकसम कैसे क्रिएट होता है, उसमें हम दो स्पेशल टाइप की चेकसम देखे, फ्लेचर का और एडलर का। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। वी डिस्कस एरर डिटेक्शन एंड रीट्रांसमिशन इन द प्रीवियस सेक्शन। अभी तक जो हम देख रहे थे कि हम एरर को डिटेक्ट कर, एरर हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो फिर हम क्या करते थे कि डाटा को डिस्कार्ड कर दें, और डिस्कार्ड करके कहते थे सेंटर से कि दोबारा भेजो। तो वो था एरर डिटेक्शन। करेक्शन हम नहीं कर रहे, अभी तक हमने करेक्शन की टेक्निक नहीं देखी कि जिससे हम एरर को करेक्ट भी कर लें। अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई एरर को डिटेक्ट कर लें तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे। हम रीट्रांसमिशन नहीं करवाएंगे बल्कि गलती को खुद सुधार लेंगे। So we discussed error detection and retransmission in the previous section. However, retransmission of corrupted and lost packet is not useful for real-time multimedia transmission. We need to correct the error or reproduce the packet immediately. तो हमें दोबारा से खुद से करना पड़ सकता है। तो वो क्या टेक्निक है, वो टेक्निक ये यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस को की मदद से हमने एग्जाम्पल भी बल्कि देखी थी कि जिसकी मदद से हम अपने जो है वो एक एग्जांपल देखी थी हमने जिससे हम पता लगा लेते हैं कि जो गलती हुई है वो क्या हुई है, और उससे हमने उसको गेस कर लिया था कि वो नंबर जो हमारा था वो ये होगा। अच्छा, तो अब हम जरा दोबारा देखते हैं इसको। वी अर्लियर डिस्कस दैट द हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन we definitely need more distance. It can be shown that to detect t errors we need to have d min is equal to 2t plus 10 नहीं है, ये 1 है, 10 नहीं है, सॉरी 1। ठीक है जी बात, ये फार्मूला हमने देखा था कि अगर आपने टी बिट को उसमें से डिटेक्ट करना है, सही जी बात, तो आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम वो 2t+1 होना चाहिए। इन अदर वर्ड इफ वी वांट टू करेक्ट, अच्छा 10 कर दिया, सॉरी वो 10 बिट्स को करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 बिट होगा। इन अदर वर्ड्स इफ वी वांट टू करेक्ट 10 बिट्स इन अ पैकेट वी नीड टू मेक द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है वो 20 बिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम 10 बिट्स का एरर सही कर रहे हैं, तो हमें 20 बिट्स उसमें 21 बिट्स जो है वो वैसे करनी होंगी। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट, ये जो पास है बेसिकली ये 10 नहीं है, ये 1 ही है। तो अगर आपने टी जो है वो बेसिकली है, इन अदर वर्ड्स इफ वी वांट टू करेक्ट 10 बिट्स इन अ पैकेट, तो अगर टी बिट करेक्ट करनी है आपने, यानी कि टी इज इक्वल टू 10 होता है ना, जो आपने करना करेक्ट करते हैं कितनी बिट करेक्ट करना है, 10 बिट को करेक्ट करना है, तो फिर टी यहाँ पे 10 आप डाल दें इसमें, तो टी टू जो टी यानी कि 20 बन जाएगा प्लस 1 21। तो आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए डी मीन वो कितना आ जाएगा, 21 बिट आ जाएगा, यानी ठीक है जी बात, विच मीन्स अ लॉट ऑफ रिडंडेंट बिट्स नीड टू बी सेंट विद डाटा, यानी कि आप 21 बिट भेजिए जिसमें से 10 बिट आपका डाटा होगा और 11 बिट जो है वो आपकी एक्स्ट्रा होंगी जो कि एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये आपका ओवरहेड जो है वो 50% से भी ज़्यादा है, अगर आप देखें तकरीबन 50% से भी ज़्यादा चला गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो है ना वो आपका 11 बिट्स जो है वो एक्स्ट्रा हैं, जिनका मकसद डाटा नहीं है, जिनका मकसद है एरर डिटेक्शन और करेक्शन करना। तो इसलिए एरर करेक्शन जो है ना ये बहुत मखसूस जगह पे की जाती है, हर जगह पे नहीं की जाती, इतने रिकमेंडेड भी नहीं होती, लेकिन इसमें काफ़ी ओवरहेड होता है, और जहाँ भी एरर करेक्शन हो रही होगी वहाँ कंप्यूटेशनल ओवरहेड भी बढ़ जाता है और आपका डाटा रेट बहुत स्लो हो जाएगा ना। अब आप देखिए डाटा रेट स्लो क्यों होगा,
कि हर 21 में से 10, यानी कि आपने 1 मेगाबिट पर सेकंड के लिहाज से डाटा भेजा, लेकिन उसमें जो कि 50% जो था वो एक्स्ट्रा बिट्स थी, तो आपको जो डाटा रेट मिल रहा है वो 1 मेगाबिट नहीं मिल रहा, बल्कि आपको कितना मिल रहा है, 512 केबी मिल रहा है। तो आधा हो गया आपका डाटा रेट। ठीक है, ये इसका नुकसान होता है। जी हाँ, तो ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, अगर आपको याद हो, टेरिटरी ऑफ एक्स टी और टेरिटरी ऑफ वाई ये टी है। इसका मतलब क्या है कि एनी वैलिड कोड वर्ड, ये कोई एक्स कोई कोड आपका वैलिड कोड वर्ड है और एक वाई आपका वैलिड कोड वर्ड। हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? अच्छा, ये जो हमारे पास दो टेरिटरी ऑफ एक्स टेरिटरी ऑफ वाई, क्या मतलब है इस बात? एक्स एक वैलिड कोड वर्ड है, ठीक है जी, कोई एक नंबर है जो कि वैलिड है। अगर उसमें एक बिट का एरर हो जाए तो कोई और नंबर बन जाएगा, जारी बात है, एक्स तो नहीं होगा ना, वो कोई और नंबर बन जाएगा। सो लेट्स से वो जो नंबर बन जाता है वो ये वाला है, ये बन जाता है, एक बिट का एरर हुआ। अच्छा, हो सकता है वो एक बिट का एरर हो तो ये नंबर बन जाए, 2 बिट का एरर हो गया ये बन गया, 3 बिट का एरर हो गया ये बन गया, 4 बिट का एरर हो गया ये बन गया, 4 बिट का एरर हो गया ये बन गया। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि इस सर्कल के ऊपर जितने भी आपको ये डॉट नजर आ रहे हैं, ये वो तमाम नंबर हैं जो कि आपके पास 4 बिट के एरर की वजह से बनते हैं, 4 बिट के एरर की वजह से। अगर 5 बिट का एरर होगा तो वो कोई एक नंबर ऐसा बनेगा जो कि यहाँ होगा, आउटसाइड दिस टेरिटरी, जा रही है बात, इसकी टेरिटरी से बाहर होगा। अच्छा, अगर इसकी टेरिटरी से बाहर निकलता है तो वो कहाँ जाएगा? वो वाई की टेरिटरी में भी जा सकता है, वो किसी और की टेरिटरी में भी जा सकता है। ठीक है जी बात। अगर वो किसी और की टेरिटरी में चला गया तो क्या नुकसान होगा? इसका मतलब ये हो गया कि वाई के करीब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो नंबर ये नहीं था बल्कि वो यहाँ पहुंच गया, 5 गलतियां हुई तो वो एक्स से ये बन गया। अब जब आप इसको चेक करेंगे ना और करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि इस सर्कल में जितने भी नंबर हैं उनका ताल्लुक तो वाई के साथ है। यानी आप कहेंगे कि अगर ये नंबर है तो ये भी असल में वाई ही था, गलत होकर ये बन गया। ये नंबर भी ये था, वाई हो, ये वाई गलत होकर ये बन गया। अब जो आपने ये नंबर 5 गलतियां की वो यहाँ पहुंच गया, आप कहेंगे जी वो नंबर जो था गलत होके ये बन गया था, असल में वो वाई था। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो तो असल में एक्स था, जो कि गलतियां ज्यादा हुई तो यह यहाँ पहुंच गया। इसलिए हमने ये दो बनाया हुआ है, टेरिटरी बनाई हुई है। क्या मतलब है इस बात का? दोबारा से बताता हूँ कि अगर आपकी एक गलती आएगी तो आप यहाँ पहुंच गए, आप कहेंगे हो ये गलती हो गई, ये नंबर है, लेकिन ये चूंकि टेरिटरी ऑफ एक्स में है तो इसलिए असल में ओरिजिनल नंबर एक्स था जो कि गलत होकर ये बन गया। तो आपने अपनी गलती को ठीक कर लिया, करेक्शन कर ली। आपने कहा 4 गलतियां हो गई, ओहो वो नंबर तो ये बन गया, गलत होने से ये बन गया, लेकिन असल में चूंकि वो टेरिटरी ऑफ एक्स से बिलोंग करता है तो आप कहेंगे जी असल नंबर तो एक्स ही है, तो आपने करेक्ट, तो 4 गलतियां भी आपने करेक्ट कर ली। तो ये सर्कल जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा आप गलतियां करेक्ट करते रहेंगे, लेकिन आप की कोई हद भी होगी ना, इसकी कोई रेडियस भी होगा। तो बेसिकली टी इसका रेडियस है, यानी कि मैक्सिमम टी एरर्स आप एक वक्त में इसकी जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। सही है बात। एक्स में सिमिलरली वाई के पास भी टी होंगी, सबकी टी होंगी। अब अगर आप इन दोनों नंबर्स को जोड़ दें तो टी प्लस टी कितना बन जाएगा? 2t, यानी कि दो कोड वर्ड्स के दरमियान में फासला कितना होना चाहिए? 2t। 2t से ज्यादा ही होना चाहिए, तो इसलिए डी मिन जो है वो आपका 2t से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ से निकलता है d इज इक्वल टू एक्चुअली 2t+1, वो जो निकलता है वो ऐसे निकलता है कि 2t+1 होना चाहिए, मतलब 2t से ग्रेटर होना चाहिए। अब जो गलतियां आएंगी आपकी बेसिकली, इसका मतलब कि आप टी गलतियां तक करेक्ट कर लेंगे, टी एरर्स जो हैं वो आप क्या कर सकते हैं जी? करेक्ट कर सकते हैं। टी एरर्स जो आएंगी तो आप इस दायरे में रहेंगे, और अगर टी से ज्यादा गलतियां आ जाती हैं तो फिर आप इस दायरे से बाहर निकल गए, और जब आप इस दायरे से बाहर निकल गए तो कोई गारंटी नहीं है। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल वो 5 गलतियां कर बैठे, वो टी लेट से 4 है, टी इज इक्वल टू 4 है, अगर लेट से 4 गलतियां तक आप करेक्ट कर लेते हैं तो चौथी गलती तो यहाँ ले आई आपको। लेकिन अगर आप 5 गलतियां करते हैं तो वो आपको यहाँ ले जाएगी बात, इसकी टेरिटरी में ले जाएगी। तो आप जब करेक्शन की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ये जो वर्ड बन गया है ये किसकी टेरिटरी से बिलोंग करता है? ये तो वाई की टेरिटरी से बिलोंग करता है। तो आप हमेशा ये कहेंगे कि असल में तो ये गलत हो गया, ये हुआ है, असल में ये वाई था। उसको कभी भी आप एक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आप एक्स की रेंज से निकल गए ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपकी स्कीम फेल हो गई।
तो इसलिए बेसिकली हर स्कीम जो है वो बताती है कि आपका डी मिन कितना होना चाहिए ताकि वो स्कीम वैलिड रहे। तो डी का ताल्लुक इसलिए होता है, डी और टी का ये ताल्लुक है कि अगर आपने टी गलतियां सही करनी है तो आपका डी कम से कम ये होना चाहिए कि डी इज इक्वल टू 2t+1, कम से कम ये होना चाहिए। जी शरिया। जी सर। सर अभी तक नमाज भी नहीं पढ़ी और टाइम भी और हो गया सर। हाँ बस वही मैं कह रहा था, वाइंड अप करते हैं। ठीक है सर। अच्छा, तो मैं जो बात कर रहा था वो ये समझ आ रही बात जी, तो किस तरीके से यहाँ पर एरर को ये डी जो है वो टू टी से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाली बात जो मैंने की। अच्छा, अब इस वाली टेक्निक को यूज करते हुए हम एरर को करेक्शन कर सकते हैं, और कैसे करते हैं वो हम देख लेंगे अगले एग्जांपल में। एक और प्रॉपर्टी है जो कि एक्सक्लूसिव और की है, जो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और नहीं बल्कि अभी देख लेते हैं, और इंटरलिविंग जो एग्जांपल है ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है जी बात। तो वो प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई नंबर है आपके पास P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn, उनको एक्सक्लूसिव और करते हैं तो R एक आपके पास वैल्यू बन जाती है R। ये R आपका रिजल्ट आ गया। यहाँ दरमियान में एक नंबर था Pi, वो था P1, P2 जो था Pi था, और ये Pn, और ये आपका R था। आप अगर इस R को इधर ले जाएं और फिर एक्सक्लूसिव और करें तो जो जवाब आएगा वो ये Pi आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिसिंग है आपके पास नंबर, वही आएगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे मसला हुआ है, तो उस R को आप यहाँ रखें, तो जो गलती हुई थी वो आपका नंबर करेक्ट होकर यहाँ मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही दोबारा बताता हूँ कि आपके पास ये नंबर थे P1, P2, 3 Pi एंड सो ऑन। ये आपने एक R कैलकुलेट कर दिया। जब आपने सेंड किए ये सारे नंबर, तो रास्ते में ये एक नंबर आपका गुम हो गया। आपको पता नहीं था कि यहाँ पे क्या नंबर है, मिस हो गया, लेकिन आपको पोजीशन पता चल गई कि ये नंबर यहाँ जो था यहाँ वाला गुम हो गया। तो आपने क्या किया, आपने कहा ओके इस नंबर को हम हासिल कर सकते हैं। कैसे? वो जो R था ना, आपने वो जो इन नंबर्स के साथ आप क्या करते हैं वो याद है ना, हम R भी भेज देते होते हैं। अच्छा, वो जो पैरिटी भेज देती है, पैरिटी R है, एक्सक्लूसिव और जो कर रहे हैं। अच्छा, वो R आप यहाँ रखें और दोबारा फिर एक्सक्लूसिव और कैलकुलेट करें। अब जो रिजल्ट आएगा ये वो नंबर होगा जो यहाँ पर होना चाहिए था। तो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, हम क्या करते हैं पता लगा सकते हैं कि क्या एरर हुई थी और वो एरर करेक्ट भी कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। ठीक है जी बात, और एरर को करेक्ट किया करेंगे। और हमारा बस एक ही टॉपिक रह गया एरर करेक्शन का इस पार्ट में, और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है जी बात।